तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज हमारी इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास है। और आज की क्लास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उससे आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क पता चलेगा कि हमारे यहाँ किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके का सिस्टम पाया जाता है। और अगर हम उसका कंपैरिजन अदर जो डेमोक्रेसीज हैं या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उससे अगर हम करते हैं तो क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसको आज आप समझेंगे। और एक तरीके से अगर हम कहें कि हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका बेस आज आप समझ पाएंगे आज के लेक्चर से, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और जानिएगा। एक तरीके से पूरी पॉलिटी का आज आप बेस समझ सकते हैं कि आज एक आपका बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है। और आप जो भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहीं ना कहीं आज की क्लास से ही जुड़ी हुई होंगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल की क्लास जो हमने की थी उसमें आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स याद होंगे। जैसे हमने जब बात की थी तो हमने कुछ जो मेन मैटर्स देखे थे कि किस तरीके से संविधान क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शन। ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। इसकी नीड क्यों होती है, ये सारी चीजें भी हमने देख ली थी। ये सब बेसिक चीजें हमने देख ली थी, समझ लिया था। आज हमको क्या करना है, आज का हमारा जो फोकस है किस पे है, प्लानिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो उसके सामने बहुत सारे प्रश्न थे, और उन प्रश्नों का उत्तर उसको चाहिए था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर उसको चाहिए था। और इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से होने चाहिए थे कि इन फंक्शंस के साथ में जो सोसाइटी के लिए नीड है, सिटीजन्स के लिए नीड है, उसको भी फुलफिल करना था। और भविष्य में भारत एक राष्ट्र की तरफ से बना रहे, उसको भी फुलफिल करना था। ठीक है। और इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, स्टडी की। किसकी स्टडी की? अलग अलग देशों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती थी, यूएसए वगैरह में, कनाडा में, इस तरीके की, उसको उन्होंने डिटेल में देखा। ब्रिटेन में क्या था, उससे तो हम लोग प्रभावित ही थे। इन सब चीज़ों को देखा और समझा। तो आज हमारी जो क्लास है वही हम देखेंगे कि दूसरे जगहों पे टोटल किस प्रकार की व्यवस्थाएं, सिस्टम पाए जाते हैं, हमने वहां से किस प्रकार का सिस्टम लिया है, और उसके पीछे क्या रीजन रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, उसको हम जानेंगे। ठीक है। इन सिस्टम के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर हम, कई बार हमको ये आरोप लगता है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरीके से बोरोड है, क्या ये रियलिटी है या एक मिथ है केवल, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को अपने हम। नोट्स जहाँ पर हिंदी में लिखा है वहाँ पर हम इंग्लिश में उसको लिख के एक्सप्लेन भी करेंगे, और फाइनल नोट्स तो आपको इंग्लिश में मिल ही जा रहे हैं, उसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि जो राइटअप का कंटेंट है उसको हिंदी में तो टाइप करना मुश्किल होता है, तो उसको मैंने खुद से लिख रखा है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, जब हमारे यहाँ संविधान बनाने की बात आई, हमारा संविधान बन के तैयार होने को था, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी, अंग्रेज यहाँ से जाने को लगभग रेडी थे, उन्होंने कह दिया था भाई आपकी संविधान सभा बन गई, अपना संविधान बनाइए आप लोग। सभी लोग बैठे और चर्चा शुरू हुई कि भाई कैसे संविधान बनाया जाए। कल जो हमने प्रश्न डिस्कस किए थे, जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उन सभी चीज़ों के कल की क्लास में उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए, ये सारी चीज़ें थी। तो लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग देशों में किस तरीके, अलग अलग कंट्रीज में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो सबसे फेमिलियर तो हम लोग थे कहाँ से? ब्रिटेन से। सबसे फेमिलियर हम लोग ब्रिटेन से थे। भाई यहीं के लोग तो 250 सालों से हम लोग के बैंड बजाए पड़े हुए थे, अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे। तो कुछ भी करिए, अगर 250 सालों से हमारे ऊपर हैं, 250 ईयर से वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, अपने सारे सिस्टम हमारे ऊपर लाद रखे हैं उन्होंने, अपने सारी व्यवस्थाएं अरेंजमेंट कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे फेमिलियर होके वो हमारे अंदर इनबिल्ट आ चुका था। तो एक ब्रिटेन का सिस्टम तो था ही।
दूसरा, लोगों ने कहा कि चलिए देखते हैं और भी क्या चीजें हैं, क्योंकि हमको क्या देना था, अपने नागरिकों को डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी देना थी, अधिकार देने थे, फंडामेंटल राइट्स देने थे। ठीक है। और जब डेमोक्रेसी की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, तो मीडिया कुछ भी कह ले, कुछ भी कह समझे, लेकिन रियलिटी यही है कि यूएसए सबसे ओल्डेस्ट है और इसमें सबसे सुप्रीम है। ठीक है। सबसे यूएसए सबसे ओल्डेस्ट और सुप्रीम है। फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। ये वहां के लोगों के रहन सहन में अच्छी तरीके से दिख जाता है। जो लोग वहां पे घूम टहल के आए होंगे, इस चीजों को उन्होंने रियलाइज भी किया होगा। ठीक है। तो सबने कहा कि देखिए यूएसए का भी देखते हैं, क्योंकि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, भले कैपिटलिस्ट है लेकिन रियलिटी में क्या है उसको तो समझना ही चाहिए। तो सबने कहा ठीक है, समझते हैं वहां के भी। तो जहां तक यूएसए की बात है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात पढ़ेंगे आप, अमेरिकन क्रांति की बात पढ़ेंगे। और वहां पर 1776 में अमेरिका को एक तरीके से आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। 4 जुलाई बड़ी खास डेट होती है उनके लिए। आप मूवी वूवी कोई हॉलीवुड की देखते होंगे तो जानते ही होंगे, 4 जुलाई 4 जुलाई की बात होती रहती है। तो जब आज़ादी उनको मिली, तो ब्रिटेन की यूएसए की एक खास बात थी। कल जैसे हम बात कर रहे थे यूएसए की, तो यूएसए में आज जैसे जो आपको लोग मिलते हैं वैसा पहले में नहीं था। यूरोप में क्या था, यूरोप में एक अंधकार का युग, डार्कनेस का एज हुआ करता था, जहां पर चर्च, कोई ज्यादा इसको अपने उस पर मत लीजिएगा, ये रियलिटी है, फैक्चुअल डाटा है, जो चीजें हुई थी वो हैं, इसको अपने ऊपर बिल्कुल लेने का कोशिश मत करिएगा कि हाँ किसी कम्युनिटी के, किसी रिलीजन के अगेंस्ट में कोई बात हो रही है। इस चीज को आप याद रखिएगा। यूरोप में चर्च जो है वो बहुत ही प्रभावी था। जो चर्च कहता था वही करता था। इवन मोनार्की सिस्टम होने के बाद भी राजा की कोई औकात एक तरीके से समझ लीजिए नहीं हुआ करती थी। चर्च ने कहा कि अर्थ ट्रायंगुलर शेप में है तो अर्थ ट्रायंगुलर ही है। ठीक है। चर्च ने कहा ट्रायंगुलर है। चर्च ने कहा कि आपको सुबह से लेकर शाम तक घर के अंदर नहीं जाना है, बाहर ही रहना है, तो सबको बाहर ही रहना होगा। तो इतना इम्पैक्टफुल था चर्च। और सब कुछ डिसीजन मेकिंग पावर जो राजा को लेने हैं, जो पब्लिक को करना है, सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा था? चर्च ही डिसाइड कर रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चर्च से पावर शिफ्टिंग शुरू हुई, मोनार्की आई, और उस समय धीरे धीरे चीजें राजा की तरफ शिफ्ट हुई। लेकिन अभी भी नागरिकों के पास में कोई बहुत अधिकार नहीं थे, वो पूरी तरह से दबे हुए थे। राजा भी कहीं ना कहीं चर्च के प्रभाव में अभी रहते थे। इस समय कई फिलोसफर होते हैं यूरोप में, और इन्होंने, यूरोप में शुरू होता है क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण शुरू होता है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट शुरू होता है। ठीक है। और उससे क्या होता है, प्रिंटिंग वगैरह शुरू होती है, शिप्स का इन्वेंशन होता है। ठीक है। प्रिंटिंग शुरू होती है, शिप्स इन्वेंट होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री लगती है, सब कुछ शुरू होते हैं। जब अलग इंडस्ट्री लग रही है तो लोगों के पास पैसा आना शुरू होता है। प्रिंटिंग शुरू हुई तो लोगों को ने अपने विचारों को, अपने थॉट्स को बुक्स में पब्लिश कराना शुरू किया। अब जब लोग बुक्स में पब्लिश कराएंगे अपने थॉट्स को, लोग उसको पढ़ेंगे भी, लोग उसको पढ़ेंगे। जब लोग उसको पढ़ेंगे तो लोग अपने विचारों के से राइट्स की मांग धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो इससे किंग पे क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यूरोप में होने लगा पुनर्जागरण के टाइम पे। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में। पुनर्जागरण के समय पे ऐसा ही होने लगता है यूरोप में। तो यूरोप में जब लोगों के अंदर ऐसी भावना आई कि हमको कैपिटलिस्ट होना है, हमको खुद से व्यापार करना है, हमको सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, हमको फंडामेंटल राइट्स चाहिए, हमको लिबर्टी चाहिए, ये सारी बातें हुई। लेकिन यूरोप में उनको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। तो यूरोप में लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया, शिप्स वगैरह आई चुकी थी, और माइग्रेट करना शुरू कर करके ये लोग यूएसए में बसना शुरू हुए। तो यूएसए में जो लोग आज भी रहते हैं, रियलिटी में उनकी जड़ें यूरोप में ही बसी हुई हैं, अलग अलग देशों से, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे यूके हो, हर जगहों से। तो इनकी अंदर जो मूल भावना थी वो किस तरीके की थी? सेपरेशन ऑफ पावर की थी, लिबर्टी की थी,
इन्हीं सब चीज़ों पर इनकी बेसिक इनका रिक्वायरमेंट था, बेसिक फोकस था, कैपिटलिस्ट इनका माइंडसेट था। और जब इनके जो बेसिक नीड्स है ये हैं, ऐसी बात थी। और इनके ऊपर यूएसए पे भी किसका कंट्रोल था? जब कॉलोनियों बनाने की बात आ रही थी, कॉलोनीज बनाने की बात आ रही थी, तो यूएसए पर भी ब्रिटेन का ही कंट्रोल था, जैसे भारत में था। और ब्रिटेन क्या था माइंड? एक तरीके से सोशलिस्ट, ये सब कुछ अपने हिसाब से करना चाह रहे थे। लेकिन यूएसए के लोग कैपिटलिस्ट होना चाह रहे थे, पूंजीपति, सब कुछ पैसे का ही खेल था। तो इन्होंने धीरे धीरे इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना शुरू किया। और फाइनली क्या होता है? ब्रिटेन से इनको आज़ादी मिलती है 1776 में। और जब आज़ादी मिलती है तो उस समय ये 13 ब्लॉक्स में बटे हुए थे। और ये सभी 13 ब्लॉक्स एक साथ बैठते हैं और कहते हैं अब हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आगे हमको अपना एक देश कैसे चलाना है, इसके लिए कुछ बातचीत करनी चाहिए। तो सभी लोग फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन करते हैं, एक समिट करते हैं, जिसमें इन सभी 13 ब्लॉक्स के लोग आते हैं। और वहीं पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलेगा। अब जब इस कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की बात आ रही है तो इनके बेस में क्या रहेगा? फ्रेमवर्क इनका क्या रहेगा? जो इनके माइंड में था, कैपिटलिस्ट माइंड सेट होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, यही चीज़ तो इनके दिमाग में रहेगी, कुछ और चीज़ तो आएगी नहीं। तो इनकी बेसिक नीड्स तो इसी को रखेंगे। तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं चीज़ों को सबसे पहले रखा, इन्हीं चीज़ों को सबसे पहले रखा। और कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होने में थोड़ा तो समय लगेगा, तब तक एक प्रियम्बल बना दिया गया कि तब तक हम लोग ये चीज़ें अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं, इस तरीके से अपना देश चलाना चाहते हैं, ये पॉइंट रहेंगे। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि हाँ भाई ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब इसी चीज़ से हमारे यहाँ के लोग भी प्रभावित हुए, हमारे यहाँ के लोग भी प्रभावित हुए। हमने भी देखा कि भैया हमको क्या करना है, हमको भी तो, हमारी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ नीड है। हमारे यहाँ भी लैंग्विस्टिक रूप में अगर कहा जाए तो उसमें डाइवर्सिटी है, सोशल फैब्रिकेशन में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चरल, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो एक यूनिफिकेशन हमको करना है, यूनिफिकेशन एज अ नेशन करना है, एज अ नेशन करना है। सेंटर और स्टेट के बीच में एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करना है कि हमारा राष्ट्र विभाजित ना हो, फिर से कोई बाहरी आक्रमण ना होने पाए। उस समय क्या था, आप देखेंगे राजे रजवाड़ों का शासन हुआ करता था, छोटे छोटे एकदम सत्ता के केंद्र हुआ करते थे, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, इस तरीके से। आपको याद भी होगा 3 जगह पे हम लोगों ने किसी तरह से कंट्रोल भी किया। हैदराबाद का नाम अक्सर आप सुनते हैं, कश्मीर का नाम आप अक्सर सुनते हैं, इस तरीके से। तो छोटे छोटे रजवाड़े के केंद्र थे, इनको यूनिफाइड करके एज अ नेशन हमको बनाना था। कल्चरल डाइवर्सिटी जो थी उसको एक तरीके से देखना था, जो भी हमारे यहाँ डिफरेंसेस थे उसको एक तरीके से हमको कवर करते हुए, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी कि हमको एकदम से कैपिटलिस्ट माइंड का बन जाना है, हमको एकदम से सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए। हमारी सबसे पहली नीड क्या थी कि हमारे यहाँ जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको एक पेज पर लाते हुए ऐसे रूल्स एंड लॉज बनाना जो कि सभी माने, अलग अलग रिलीजन के लोग भी माने। आज तक डिस्प्यूट होते आ रहे हैं लोगों में कि भाई हम शरीयत के कानून से चलेंगे, इससे चलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी डिस्प्यूट है। तो सोचिए अगर ये लॉ ना बने होते तो कितने बड़े डिस्प्यूट लेवल पे होता। तो ये सारी बातें थी। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी थी कि जब यहां से अंग्रेज गए तो उन्होंने जो एक्ट बनाया था उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई थी। उन्होंने कहा था इंडिया में, पाकिस्तान में, और जो रजवाड़े वगैरह थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उसके लिए 3 भागों में भारत, पूरे इंडिया को विभक्त किया था उन्होंने। और इनको ये पावर दी थी कि ये चाहे तो यहाँ जाएं, ये चाहे तो यहाँ जाएं। इनके पास इच्छा है, चाहे तो इंडिपेंडेंट रहना, चाहे तो इंडिपेंडेंट रह लें, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर ये बीच वाला कह दे कि नहीं भैया हम इंडिपेंडेंट रहने हैं, तो इस तरह से तो काम चलता नहीं। तो एक यूनिफिकेशन इसलिए भी आवश्यक था, इन प्रिंसली स्टेट्स का कंट्रोल करना भी आवश्यक था। और ये डिसाइड करना बहुत जरूरी था कि भारत का लैंड मास कहाँ से कहाँ तक रहेगा, भारत का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। दूसरी चीज, भारत के लोग कौन होंगे? कुछ लोग यहाँ से
पाकिस्तान में भी चले जाएंगे, कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आएंगे। तो कब ऐसा होगा कि पाकिस्तान से आए लोग भारत के माने जाएंगे, भारत से पाकिस्तान गए लोग भारत के नहीं माने जाएंगे? ये सारी बातें थी कि आखिर भारत के लोग कौन होंगे। तो बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि भैया देखो हमको क्या करना है, हमको एक यूनिफिकेशन करना है, एक नेशन का निर्माण करना है, हमको एक राष्ट्र का निर्माण करना है। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन हमको करना है। नेशनल इंटीग्रेशन इस तरीके से करना है जहां पर स्टेट्स भी अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहे, उनकी भी अपना एक अलग से अस्तित्व बना रहे। भारत का लैंड मास क्या है उसको डिसाइड करना, भारत के सिटीजन्स कौन कौन है, नागरिक कौन है, इसको डिसाइड करना। इन नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए, किस प्रकार की लिबर्टी दी जाए, वो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट किस फॉर्म की रहेगी, वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेगी, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी, इन सभी पॉइंट पे, इन सभी बातों को उन्होंने देखा, पांचों पॉइंट को, और इसके अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क बनाया। और इसी फ्रेमवर्क को हम बात करते हैं किसकी, जो होता है प्रियम्बल, जिसके बारे में हम कल या परसों चर्चा करेंगे। ठीक है, आज उसका नंबर नहीं आएगा। लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए उन्होंने क्या देखा कि देखते हैं भाई अदर कंट्रीज ने क्या क्या कर रखा है इन सभी पॉइंट्स को फुलफिल करने के लिए। इस सभी पॉइंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या क्या अदर कंट्रीज ने कर रखा है, और उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए हमने अपने एक संविधान का निर्माण किया। और बेसिक फिलॉसफी क्या रखा उसमें, कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी पूछ ले कि हमारे संविधान का बेसिक दर्शन क्या है, तो आपको यही बताना है। एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल अगर आप कहें भारत की साउथ इंडिया को अगर डोसा पसंद है, इडली पसंद है, तो नॉर्थ इंडिया को पराठे पसंद है। ठीक है, पराठे पसंद हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ और पसंद है, हिमालयन स्टेट को कुछ और पसंद है। इसी तरीके से इनकी कल्चरल सब कुछ जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर हमारी जो भारतीय संस्कृति है सर्वधर्म समभाव की, सहकार की, उसको बनाए रखते हुए एक इस पॉइंट को कंसीडर किया गया। हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को देखते हुए चीज़ों को लिया गया। क्या क्या प्रिंसिपल डाले गए हैं उसको हम बाद में देखेंगे, डीपीएसपी वगैरह में, फंडामेंटल राइट्स में। हमारे सिटीजन्स जिन अधिकारों के लिए लड़ रहे थे उनको देने का प्रयास किया गया, नागरिकों की आकांक्षाएं जो थी उसको फंडामेंटल राइट्स के द्वारा देने का प्रयास किया गया। लोकतंत्रात्मक, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार रहे, डेमोक्रेसी। और आर्थिक, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल में रिसोर्सेस पर किसी एक का कंट्रोल ना रहे बल्कि हर कोई आगे बढ़ सके, ऐसा राज्य स्टेट प्रबंध करेगा, केंद्र प्रबंध करेगा कि रिसोर्सेस एक जगह पे सेंट्रलाइज ना होने पाए, हर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक वर्ग तक, हर एक क्लास तक पहुंचे। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक फंडा बनाया गया। क्या क्या, एक ज्योग्राफिकल, दूसरा कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया की, सिटीजन की जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, और डेमोक्रेसी, और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो हमारे थे, उन सभी चीज़ों पर एक तरीके से ध्यान में रखते हुए हमारी बेसिक फिलॉसफी को, कॉन्स्टिट्यूशन का समझा गया और हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और आप जब भारतीय संविधान को देखते हैं तो आपको देखेंगे भी हमने सबसे पहले पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी बना रखा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने अपने ये बता दिया कि भारत देश कहां से कहां तक है। फिर हमने पार्ट 2 में सिटीजन्स, भारत के निवासी कौन होंगे, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया, भारत के लोग का। आखिर भारत के, जब तक भारत की भूमि और भारत के लोग पता नहीं रहेंगे तब तक आगे काम कैसे चलेगा। फिर हमने इन नागरिकों के अधिकारों की बात की, सोसाइटी का वेलफेयर कैसे किया जाए उसकी बात की, और इन नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होंगी उसकी बात की। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से 50 तक इन बेसिक बातों पर बात की है। उसके बाद कहीं जाके हम फंक्शन पे पहुंचे हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव वगैरह पे पहुंचेंगे, कैसे गवर्निंग होगी, किसके पास क्या शक्तियां रहेंगी, इन सब चीज़ों पर। और इसी अकॉर्डिंग हमारा संविधान बना है। और प्रश्न कई बार ये पूछता है कि हमारे यहाँ किस तरीके की संवैधानिक व्यवस्था पाई जाती है, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हमारे यहाँ पाया जाता है। तो
उस चीज को हमको समझना है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन यही हमको देखना है कि भारत में विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, यही हमको समझना है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। और सबसे पहले तो ये जानते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की प्लानिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का होता है, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस भी था। संविधान की योजना क्या है, मतलब बेसिक इसका स्ट्रक्चर प्लानिंग क्या होती है। तो इसमें हमको दो तरीके के सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक तो हमको होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा होता है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक, इसी तरीके से एक होता है यूनिटरी हमारा सिस्टम, और एक होता है हमारा फेडरल सिस्टम। एक पार्लियामेंट्री व्यवस्था पाई जाती है जहां संसद सर्वोच्च होता है। एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट पाई जाती है, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है। यहां पर संसद सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, यहां पर प्रेसिडेंट। एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिटरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो भारत ने कैसा लिया है? भारत ने इन दोनों में से किसको चूज किया? इसको चूज किया। इन दोनों में से किसको चूज किया? इसको किया। तो भारत का सिस्टम क्या है? भारत एक फेडरल सिस्टम है जिसने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया है। भारत ने संघात्मक संसदीय प्रकार की व्यवस्था को चूज किया है। लेकिन क्या इतने से ही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया? भाई, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इनके प्लस पॉइंट क्या होते हैं, इनके निगेटिव पॉइंट क्या होते हैं। आखिर तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ किस तरीके की व्यवस्था ली गई है, उसके क्या बेसिक फीचर्स हैं। इसमें जो बेसिक फीचर्स होंगे वही भारत में पाए जाते होंगे, इसमें जो बेसिक फीचर्स होंगे वही भारत में पाए जाते होंगे। इसमें ऐसा क्या था कि भारत ने इसको लेना ठीक नहीं समझा? इसमें ऐसा क्या था कि भारत ने इसको लेना ठीक नहीं समझा? ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे। नीचे आपको कई सारे पॉइंट दिख रहे हैं, संघीय प्रकार की संघात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, संघ पर प्रांत का नियंत्रण, ये सारी चीजें। लेकिन धीरे धीरे हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते और जानते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। किसी भी देश में दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। एक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है हमको यूके में देखने को मिलती है, फ्रांस में देखने को मिलती है, जर्मनी में देखने को मिलती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ देखने को मिलती है? यूएसए में मिलती है, कनाडा में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, अलग अलग देशों में। लेकिन इस फेडरल को भी फिर से फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। किस में? एक यूनियन में, एक कन्फेडरेशन में, एक फेडरेशन में। यूनियन, कन्फेडरेशन और फेडरेशन में, तीन में डिवाइड किया गया है। अब एक एक करके समझते और जानते हैं क्या क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले पेज पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और क्या होती है फेडरल फॉर्म ऑफ। हिंदी में लिखा है लेकिन एक्सप्लेन मैं इंग्लिश में भी करता जाऊंगा। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में टू टाइप्स की गवर्नमेंट बनती है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि एकात्मक, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, इसमें या तो स्टेट जैसी कोई संस्था, राज्य जैसी कोई इकाई, वो होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर स्टेट एग्जिस्ट करता भी है, एग्जिस्ट करता भी है, तो उसके पास पावर नाम पे कुछ नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, कोई पावर नहीं रहेगी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम यही होता है कि सारी की सारी जो पावर्स हैं वो किसके पास में रहती हैं? सेंटर के पास में रहती हैं। सारी पावर सेंटर के पास में रहेंगी। और हमारे देश में अगर आप देखें तो हमारे देश में स्टेट्स हैं कि नहीं है?
हैं इतने स्टेट, 28 स्टेट है भाई, क्या इनके पास पावर है? हाँ है। हमने 3 सिस्टम बना रखे हैं, अलग अलग लिस्ट बना रखी, कंकरेंट लिस्ट बना रखी है, स्टेट लिस्ट बना रखी, यूनियन लिस्ट बना रखी है। स्टेट लिस्ट में जो पॉइंट देंगे उस पर लॉ मेकिंग पावर किसको दे रखी है? स्टेट को दे रखी है। तो यूनिटरी सिस्टम हमने अडॉप्ट नहीं किया है। हमने क्या किया है? हमने यूनिटरी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। यूनिटरी सिस्टम में क्या रहता है? स्टेट जैसी यूनिटी इकाई होती ही नहीं है, लेकिन स्टेट जैसी यूनिट होती नहीं, अगर है भी तो उसके पास पावर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ स्टेट हैं, स्टेट के पास पावर भी है। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। एकात्मक सरकारें ऐसी व्यवस्था होती हैं जिसमें राज्य जैसी अधीनस्थ इकाइयां या तो होती ही नहीं हैं या नाम मात्र की होती हैं, अर्थात संविधान के माध्यम से राज्य जैसी संस्था को विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक कोई अधिकार नहीं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको कोई पावर नहीं दी है। हालांकि टाइम के साथ में धीरे धीरे, चाहे फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो, उनको धीरे धीरे कुछ न कुछ शक्तियां दी जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल उनका जो सिस्टम है वो इसी टाइप का, यूनिटरी टाइप का ही सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ का सिस्टम पाया जाता है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होती है जिसमें राज्य जैसी इकाइयां न सिर्फ होती बल्कि संविधान इन इकाइयों को सक्रिय शक्तियां भी प्रदान करता है। किसमें? संघात्मक में। फेडरल, फेडरल जो होती हैं वहां पर क्या होता है? स्टेट, स्टेट वहां पर एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर भी देता है, हर प्रकार का पावर, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे फाइनेंशियल पावर हो, चाहे लॉ मेकिंग पावर हो, सारे पावर कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। और इस प्रकार का सिस्टम जो होता है वो फेडरल सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ के जो स्टेट्स हैं, क्या उनको ऐसा पावर दिया गया है? तो हाँ, दिया गया है। तो हम कैसी व्यवस्था हैं? हम संघात्मक व्यवस्था हैं, फेडरल स्ट्रक्चर हैं। लेकिन किस टाइप की? क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 टाइप पाया जाता है, एक फेडरेशन, एक कन्फेडरेशन, एक यूनियन। इनमें क्या डिफरेंस है फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन? इसको भी देखते हैं, इसको भी फटाक से देख लेते हैं और समझते हैं। थोड़ा सा पेज खुलने में टाइम लग रहा है, कोई तुरंत खुल गया। फैक्टर्स, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, यूनियन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेट की पोजीशन कैसी है। स्टेट की पोजीशन कैसी है? फेडरेशन में क्या होता है, चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट हो, इनके पास इक्वल पावर होती है, इक्वल पावर होती है। हमारे यहां देखिए, क्या इक्वल पावर है? क्या भारत में क्या इक्वल पावर है? आंध्रा के लोग, बिहार के लोग सेंटर से कहते रहते हैं भैया हमको स्पेशल स्टेटस दे दो, हमको स्पेशल स्टेटस दे दो। सरकार कहती है देखते हैं, देखते हैं। सारी पावर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आती है वो भी आप किसके पास देखेंगे? सेंटर के पास है या स्टेट के पास है? नहीं है। शक्तियों की बात अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ स्टेट में पावर कम है और सेंटर में अधिक है। तो क्या हम फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनते हैं? नहीं, हम लोग फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनते। ये यूएसए में पाए जाते हैं जहां पर बराबर शक्तियां हैं। कन्फेडरेशन क्या होता है? उल्टा, यहां पर स्टेट्स को ज्यादा पावर दे दिया जाता है। कन्फेडरेशन में यहां पर स्टेट को ज्यादा पावर दे दिया, तो स्टेट का जो कहेगा वही होगा। स्टेट कहेगा भैया अगर ज्यादा बोलोगे तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे, हम तुमसे अलग हो जाएंगे, चुपचाप तुम्हारे साथ में है, मेरी बात मानते रहो। तो सेंटर में की कोई अधिक भूमिका नहीं होती है। तो कन्फेडरेशन हुआ जहां पर सिंगापुर जैसे देशों में इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल जाती है, राज्यों की स्थिति मजबूत होती। यूनियन में क्या होता है? यूनियन में सेंटर और स्टेट दोनों में पावर तो डिवाइडेड है, लेकिन ज्यादातर पावर क्या है, किसकी तरफ झुका होता है? सेंटर की तरफ। ज्यादा पावर सेंटर की तरफ अधिक झुका होता है। जहां पर भी ऐसी बात आ जाएगी कि पावर किसके पास अधिक है, 60-40 या 70-30 का रेशियो आप समझ लीजिए, अधिक पावर सेंटर के पास रहती है, तो उसको यूनियन कहते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ भी तो सेंटर के पास अधिक पावर है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट। तो हमने किस फॉर्म की गवर्नमेंट चुनी है? ये यूनियन फॉर्म की गवर्नमेंट चुनी है। कनाडा में इसी प्रकार की पाई जाती। तो हमारा किस तरह का
फेडरेशन हमारा है, हमारा जो है, हमारा जो फेडरलिज्म है वो किस तरीके का है, कनाडा टाइप का, हमने यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी हुई है। इसी तरीके से अगर संविधान संशोधन की बात करते हैं तो फेडरेशन में क्या होता है, दोनों कर सकते हैं, चाहे स्टेट चाहे चाहे यूनियन, दोनों ही चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर दोनों के पास शक्तियां हैं। कन्फेडरेशन में स्टेट केवल कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टेट ही कर सकता है, सेंटर नहीं कर सकता है। और जबकि यूनियन में कौन कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता, केवल यूनियन या सेंटर करेगा, यूनियन या सेंटर ही करेगा, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करता है। तो इससे भी आप देखिए हमारे यहाँ राज्यों को संविधान में संशोधन की शक्ति नहीं है, पार्लियामेंट के पास में है, ये मतलब सेंटर के पास में है। या अलग से कुछ रेसिडुअल पावर्स वगैरह जो होते हैं उनके पास में भी यहाँ पर स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं। यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास होती है, यहाँ पर संघ के पास होती है। अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है कंकरेंट लिस्ट पर, स्टेट पावर बना भी देता है तो माना किसका जाता है, यूनियन का ही माना जाता है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, हमने यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया है। ठीक है, हमने इस तरीके का लिया जो कि कहां से मेल खाता है, यूएसए से खाता है, नहीं यूएसए से नहीं, बल्कि कहां से खा रहा है ये, यहां से ये खाता है हमारा कनाडा से मेल। ठीक है, अब इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट और इनके कुछ निगेटिव पॉइंट भी देखते हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट रहेगा इसका, यही आप समझ लीजिएगा कि आपका जो यूनियन का निगेटिव पॉइंट बन जाएगा, और जो इसका निगेटिव पॉइंट रहेगा ये समझिएगा यूनियन की पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा। इस चीज़ को आप अंडरस्टूड करके चलिएगा। अब इन्हीं निगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि भारत ने इन सब चीज़ों को क्यों अडॉप्ट किया, क्यों नहीं किया। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, सेंटर पावरफुल होता है। अगर सेंटर पावरफुल अधिक हो गया तो क्या देश में डेमोक्रेसी बनाए रखने की प्रवृत्ति बनी रह पाएगी, क्या कभी ना कभी डर बना रहेगा। और हम तो अपने नागरिकों को यही डेमोक्रेसी देना चाह रहे थे, तो हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर लेते, हमने इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे स्वशासन की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, डेमोक्रेसी उतनी नहीं आ पाती है, इसलिए भी हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया। अब प्लस पॉइंट में इसमें क्या होता है कि इसका जो सेंटर होता है वो मजबूत है। अगर सेंटर मजबूत है तो किसी, वो जो डिसीजन ले लेगा वो फाइनल होगा, उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो अदर कंट्रीज को उसके यहाँ व्यापार करने आना है, ट्रेड करने आ रहा है, तो उसके डिसीजन को मानते हुए चुपचाप वो आ जाए, क्योंकि एक बार लॉ बन गया तो अदर उसको लॉ में यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, क्षेत्राधिकार समस्याएं नहीं होंगी, कानून एवं व्यवस्था में एक रूपता मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर इकॉनमी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो सिर्फ सेंटर की अपनी बात को ध्यान में रखना है, स्टेट से उसको कुछ राय मशवरा करना नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी आराम से कर सकता है, फ्लेक्सिबल टाइप का अमेंडमेंट होता है। ये सारे इसके प्लस पॉइंट हो जाते हैं कि डिस्प्यूट नहीं होगा कोई, कानून प्रशासन में एकता रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर में, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। कोई एरिया वाइज कि हाँ ये हमारे तेलंगाना ये नहीं कहेगा कि हमको आंध्रा से अलग होना है, पूर्वांचल ये नहीं कहेगा कि हमको यूपी से अलग होना है, वेस्ट बंगाल कुछ नहीं कहेगा, उड़ीसा कुछ नहीं कहेगा, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग नहीं होगा, ये सारी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं। लेकिन दोष भी हैं कुछ। सेंटर अधिक प्रभावफुल हो जाएगा, सेंटर अगर अधिक प्रभावफुल हो गया तो अथॉरिटेटिव हो जाएगा, मतलब एक तरीके से तानाशाही की व्यवस्था भी हो सकती है, हमेशा डर बना रहेगा। अगर बड़े बड़े राज्य नहीं हो सकते, यदि राज्य बनाने भी पड़े तो छोटे छोटे राज्य बनाने पड़ेंगे। क्यों, अगर बहुत बड़े बड़े राज्य बना दिए, हमारे यहाँ यूपी जैसे राज्य अगर हैं, तो क्या इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो दिल्ली में बैठी क्या कर सकती है क्या, अगर हर एक जगह पे दिल्ली से बैठ कर यूपी का, केरला का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है क्या, बहुत ही टफ पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे सेंटर उस तरीके से स्टेट बनाने पड़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में यूनिफॉर्मिटी तो देखने को मिलती है, लेकिन कई बार वो स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। आप स्टेट के रहन सहन को नहीं समझ रहे हो, उसकी डाइवर्सिटी को नहीं समझ रहे हो, वहाँ की कल्चरल ग्रोथ को नहीं समझ रहे हो, कल्चरल डाइवर्सिटी को नहीं समझ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लॉ नहीं बनाओगे। तो हमेशा नागरिकों के मन में हमेशा एक दुविधा रहेगी, हमेशा उनके अंदर एक भागीदारिता को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। तो ये सारे इसके निगेटिव पॉइंट हैं। लेकिन भारत को ये इसके निगेटिव पॉइंट जो थे यही सारे चाहिए थे, तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई तुमको टाटा बाय बाय, और हम लेंगे कौन सा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
क्योंकि इसके जो निगेटिव हैं यही तो सब पॉजिटिव हैं यूनियन के। तो हमने यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले ली, हमने यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, जहां तक बात आ रही थी किसकी, फेडरेशन की बात आ रही थी और यूनिटरी की बात आ रही थी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया। दूसरी थी क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उसके बाद में क्या थी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, लॉ मेकिंग पावर जो होती है वो सुप्रीम पावर किसके पास में रहती है, पार्लियामेंट में। और इसका क्लासिकल हाउस जो होता है वो कहाँ रहता है, वो ब्रिटेन में है। और हमारे ऊपर ब्रिटेन का इतने वर्षों शासन था तो इससे तो हम फैमिलियर थे भी। ठीक है, इससे हम फैमिलियर थे। और इसमें सुप्रीम पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। खास बात और क्या होती है, इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल होती है। उसको अपनी बात वहां पे बतानी पड़ेगी, मनमाना कुछ नहीं कर सकती है। तो हमको भी तो इसी टाइप का सिस्टम चाहिए था कि जहां पर कोई मनमाना काम ना करे, हर बात को वहां पर रखा जाए, डेमोक्रेसी हो, सब अपनी बात को रख सकें। पार्लियामेंट में हर कोई आएगा, जनता उनको चुनकर भेजेगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी गवर्नमेंट बनेगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, वो अपनी बातों को रखेगा। अगर उसकी बात सही नहीं लग रही है तो वोटिंग होगी, उनको सरकार से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी फीचर्स कहाँ पर मिल रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। हमको यही चाहिए था, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना। जो जो क्वालिटीज हमारे देश की रिक्वायरमेंट थी, जो भी हमारी बेसिक फिलॉसफी थी, वो सब किससे मैच खा रही थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ और बात, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। सारी पावर कौन एंजॉय करता है, पीएम ही एंजॉय करता है। कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम पेज पर रहते हैं, कोई उनके बीच में बहुत झगड़ा नहीं होता है। पार्लियामेंट में अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो आपकी सरकार चली भी जाएगी। तो आपको हर प्रकार से एक अच्छी प्रकार की गवर्नमेंट जिसमें कि डेमोक्रेसी बनी रहेगी वो देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि यूएसए में देखने को मिलता है, तो वहां पर सब कुछ क्या है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। लेकिन उसमें भी कुछ प्लस पॉइंट हैं और कुछ निगेटिव पॉइंट होते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है, चेक्स एंड बैलेंसेस एक अच्छी चीज होती है। कार्यपालिका विधायिका पर, विधायिका कार्यपालिका पर, न्यायपालिका सब पर या न्यायपालिका के ऊपर, सब एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह से अपना कंट्रोल बना के रखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जुडिशरी क्या करेगी, लेजिस्लेटिव क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये सब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक खास व्यवस्था होती है। अगर पार्लियामेंट ने, वहां की कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ डिसीजन कर दिया, लॉ बना दिया, तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है कि वो उसको कैंसिल कर दे। वीटो पावर लगाने के बाद भी प्रेसिडेंट के उसको कैंसिल करने की पावर वहां की कांग्रेस के पास में है, तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने वहीं से लिया हुआ है, अमेरिका से, जिससे अगर इन्होंने कुछ ऐसा लॉ बना दिया इससे नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसमेंट। और अगर राष्ट्रपति ठीक से नहीं करते, जैसे ट्रंप जी के ऊपर दो दो बार महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इम्पीचमेंट करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट को कुछ लगता है कि सर्टेन मैटर पर वहाँ की संसद को कुछ तुरंत बात करनी चाहिए तो वो डायरेक्शंस दे सकता है। तो कुछ अध्यक्षीय प्रणाली की व्यवस्थाएं होती, लेकिन ये जो फीचर्स थे इसमें से सिर्फ जुडिशियल रिव्यू ही हमारे काम का दिख रहा था, चेक्स एंड बैलेंसेस भी दिख रहा था। तो हमने, लेकिन एज इट इज उनके जैसा हमारे यहाँ नहीं चाहिए था, हमको अपने अकॉर्डिंग चाहिए था। तो हमने इसमें मोल भाव एक तरीके से करते हुए इन चीज़ों को एडॉप्ट तो किया, इन चीज़ों को एडॉप्ट तो किया, लेकिन अपने अकॉर्डिंग किया। हमने प्रेसिडेंट को सारी पावर नहीं दी, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमने लिया, इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट हमने लिया, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने लिया। तो एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट हमने लिया, लेकिन जो ओवरऑल जिसमें प्रेसिडेंट पूरा हेड रहेगा वो चीज़ हमने छोड़ दी। तो हमने कुछ चीज़ें यूएसए वाली ली, कुछ चीज़ें यूके वाली ली।
और उनको किस अकॉर्डिंग लिया, भले हमने वहां से देखा, लेकिन हमने क्या सब कुछ ऐसे ही उधार ले लिया क्या? नहीं, हमने भारत की फिलॉसफी, भारत की डाइवर्सिटी को समझा और जाना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया और अपना काम किया। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं भारतीय संविधान की। ठीक है, और अब हम कल की क्लास में अपनी जो करेंगे वो करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही कंसेप्चुअल क्लास थी आज की, इसको दोबारा भी देखिएगा, तिबारा देखिएगा, अपनी नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज इतने पे रोकते हैं हम लोग, कल फिर मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।